दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न लेवल 2 प्रकार के हैं, यानी थोड़े कठिन प्रकार के हैं, जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें सबसे पहले हम समानता और न्याय के आयाम से इस खंड से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, समानता का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ इक्वालिटी अवधारणा किससे जुड़ी है, आपको बताना है। तो समानता का विरोधाभास अवधारणा स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंधों से जुड़ी हुई है। आप जान लीजिए कि लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले जैसे विचारक हैं। इनका मानना है कि समानता की अत्यधिक लालसा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, और ये विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य विचारक हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। अगला प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी यानी जटिल समानता का सिद्धांत किस विचारक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, माइकल वाल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और ये उनकी 1983 में प्रकाशित पुस्तक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में ये इसका उल्लेख हुआ है, और उन्होंने तर्क दिया है कि एक क्षेत्र की वस्तु दूसरे क्षेत्र पर हावी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता का समर्थन किसने किया। तो जॉन रॉल्स और उदारवादी विचारकों ने अवसर की समानता का समर्थन किया है। इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, तभी जो है अवसर की समानता का सिद्धांत लागू होगा। अगला प्रश्न है, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों की समानता का सिद्धांत किसने दिया। तो एक विचारक हैं रोनाल्ड ड्वार्किन। इन्होंने संसाधनों की समानता का सिद्धांत दिया था। ड्वार्किन ने अपनी पुस्तक सॉवरेन वर्चू में नीलाम समानता यानी ऑक्शन मॉडल का उदाहरण दिया है। एक और प्रश्न पर आते हैं, टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं रोनाल्ड ड्वार्किन। ड्वार्किन के अनुसार अधिकारों को ताश के पत्तों में ट्रम्प कार्ड की तरह वरीयता मिलनी चाहिए। तो टेकिंग राइट सीरियसली 1977 पुस्तक ये रोनाल्ड ड्वार्किन के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, समानता का अर्थ केवल अवसरों की समानता नहीं बल्कि परिणामों की भी समानता होनी चाहिए। ये विचार किसका है। तो ये समाजवादी और मार्क्सवादी विचारकों का है, जो कहते हैं कि समानता का अर्थ केवल अवसरों की समानता नहीं बल्कि परिणामों की भी समानता होनी चाहिए। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक असमानता समाप्त किए बिना कानूनी समानता एक छल है, यानी एक छलावा मात्र है। अब आइए अधिकार और नागरिकता सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकारों का जनक उदारवादी विचारक जॉन लॉक को माना जाता है, और लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकार जो हैं व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए गए दावे हैं। ये कथन किसका है। तो ये बर्नार्ड बोसांके का कथन है। इसी तरह की परिभाषा लास्की के द्वारा दी गई है, जो कहते हैं कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत
समाज अधिकार वे मांगे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। जब दावे होंगे तो बर्नार्ड बोसांके आएंगे, और जो है मांग होगी तो वो है लास्की। अगला प्रश्न है, लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में अधिकारों के सामाजिक उपयोग पर बल दिया है। आप जानते हैं ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की महत्वपूर्ण पुस्तक है। उनका कहना है कि अधिकार वे मांगे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। बोसांके की परिभाषा भी इसी तरह की है, जहाँ पर वे अधिकारों को समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए गए दावे कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यानी हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट्स किसने प्रतिपादित किया? तो एडमंड बर्क ने अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार अधिकार परंपराओं और रीति रिवाजों की दीर्घकालिक उपज हैं। अगला प्रश्न है, लीगल थियरी ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, इसके मुख्य समर्थक कौन हैं? तो जेरेमी बेंथम अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्गल बकवास यानी नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स की संज्ञा दी थी, और उन्होंने कानूनी अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के विकास के कितने चरण बताए हैं? तो 3 चरण बताए हैं मार्शल ने। एक तो नागरिक यानी सिविल, दूसरा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, तीसरा सामाजिक यानी सोशल राइट्स। ये नागरिकता के विकास के 3 चरण टी.एच. मार्शल द्वारा बताए गए हैं, और ये तथ्य उनकी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 नागरिकता अध्ययन का आधार है। अगला प्रश्न है, डिसकैपेबल सिटीजन या बहुसंस्कृतिवादी नागरिकता, इसके समर्थक कौन हैं? तो याद रखिएगा, विल किमिल्का और भीखू पारेख ये बहुसंस्कृतिवादी नागरिकता के समर्थक विचारक हैं। भीखू पारेख की प्रसिद्ध पुस्तक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, ये सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ था। लोकतंत्र के सिद्धांत और मॉडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एंथनी डाउन्स के द्वारा लिखी गई है। डाउन्स ने लोकतंत्र में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की तुलना बाजार के उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से की है। एक और प्रश्न है, अभिजनवादी लोकतंत्र यानी एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? विल्फ्रेडो परेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स और सी राइट मिल्स ये अभिजनवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। रॉबर्ट मिचेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। तो याद रखिएगा, अभिजनवादी लोकतंत्र या अभिजनवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक परेटो, मोस्का, मिचेल्स और सी राइट मिल्स हैं। अगला प्रश्न है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जोसेफ शुम्पीटर हैं। शुम्पीटर ने लोकतंत्र को केवल नेताओं के चयन की संस्थागत व्यवस्था माना है। दोस्तों, एक टर्म है पॉलीआर्की यानी बहुतंत्र। बहुतंत्र शब्द का प्रयोग लोकतंत्र के लिए किसने किया था? तो ये बहुलवादी विचारक हैं रॉबर्ट डहेल। इन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुतंत्र शब्द का प्रयोग किया। और पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन 1971 इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सहभागिता मूलक लोकतंत्र यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की वकालत किन विचारकों के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों, सहभागिता मूलक लोकतंत्र की वकालत कैरोल पैटमैन और सीबी मैकफर्सन के द्वारा की गई। कैरोल पैटमैन की पुस्तक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थियरी, सीबी मैकफर्सन की डेमोक्रेटिक थियरी है। अगला प्रश्न है, विमर्शी या संवादात्मक लोकतंत्र जिसको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसके मुख्य विचारक कौन हैं? तो जुर्गन हैबरमास और जॉन ड्राइजेक ये विमर्शी यानी संवादात्मक लोकतंत्र के प्रमुख विचारक हैं। दोस्तों, हैबरमास ने आदर्श संवाद स्थिति और सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी ने समाज को किन 2 भागों में विभाजित किया है?
तो ग्रामसी ने समाज को नागरिक समाज और राजनीतिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में विभाजित किया है। ग्रामसी के अनुसार सहमति का निर्माण नागरिक समाज यानी स्कूल, चर्च, मीडिया में होता है। अगला प्रश्न है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स यानी जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ग्रामसी ने जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा प्रतिपादित की। और जैविक बुद्धिवादी या बुद्धिजीवी वे लोग होते हैं जो अपनी सामाजिक श्रेणी या वर्ग से गहराई से जुड़े होते हैं और वर्ग चेतना फैलाते हैं। अगला प्रश्न है पोजीशन वार यानी स्थान का युद्ध और मूवमेंट वार यानी गति का युद्ध का विचार किसने दिया? तो सही उत्तर है एंटोनियो ग्रामसी ने। दोस्तों, पोजीशन वार यानी स्थान का युद्ध और मूवमेंट वार यानी गति का युद्ध का विचार ग्रामसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पश्चिमी पूंजीवादी समाजों में क्रांति के लिए ग्रामसी ने स्थान का युद्ध, वैचारिक संघर्ष आवश्यक माना था। अगला प्रश्न है लुई अल्थूजर जो कि संरचनावादी विचारक हैं। इनके अनुसार वैचारिक राज्य तंत्र यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्चेज ISA में क्या शामिल किया है? तो इसमें अल्थूजर ने शिक्षा प्रणाली, परिवार, धर्म, संचार माध्यम और सांस्कृतिक संगठनों को शामिल किया है, जबकि सेना, पुलिस और न्यायपालिका ये दमनकारी राज्य तंत्र में आते हैं अल्थूजर के अनुसार। अगला प्रश्न है फॉर मार्क्स 1965 और रीडिंग कैपिटल 1965 पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लुई अल्थूजर। दोस्तों, लुई अल्थूजर ने मार्क्स के विचारों में ज्ञान मीमांसा विच्छेद यानी एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक की बात कही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि लिजिटिमेशन क्राइसिस यानी वैधता का संकट 1973 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जुर्गन हैबरमास। इसमें देर से आने वाले पूंजीवाद के संकटों का विश्लेषण हैबरमास के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन 1792 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसे नारीवादी साहित्य की पहली महान रचना माना जाता है। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। अगला प्रश्न है द सेकेंड सेक्स 1949 पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सिमोन द बुआ हैं द सेकेंड सेक्स की लेखिका। उनका प्रसिद्ध कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स ए वुमन। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत ही सामाजिक है यानी द पर्सनल इज पॉलिटिकल किस नारीवादी धारा का मुख्य नारा था? तो ये रेडिकल फेमिनिज्म यानी उग्रवादी नारीवाद का मुख्य धारणा थी कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है और इस नारे ने निजी पारिवारिक क्षेत्र में होने वाले शोषण को राजनीतिक अध्ययन के केंद्र में लाया था। अगला प्रश्न है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये केट मिलेट के द्वारा लिखी गई। मिलेट ने पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की को एक राजनीतिक संस्था के रूप में विश्लेषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स 1970 पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये हैं शुलामित फायरस्टोन। इन्होंने जैविक असमानता को समाप्त करने के लिए कृत्रिम प्रजनन तकनीक का समर्थन किया था। इसी तरह द फेमिनिस्ट मिस्टिक पुस्तक जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ था, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बेट्टी फ्रीडन के द्वारा द फेमिनिन मिस्टिक पुस्तक लिखी गई थी और ये पुस्तक अमेरिका में उदारवादी नारीवादी की दूसरी लहर की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन ए डिफरेंट वॉइस 1982 पुस्तक में कैरल गिलियन ने किस सिद्धांत का जन्म दिया? तो देखभाल का नीतिशास्त्र यानी एथिक्स ऑफ केयर का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद से संबंधित है। द साइलेंट स्प्रिंग 1962 पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्होंने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन को जन्म दिया? तो ये हैं राचेल कार्सन। इस पुस्तक ने कीटनाशकों के घातक प्रभाव को उजागर किया और इससे पर्यावरण को होने वाली क्षति के बारे में लोगों को जागरूक किया।
अगला है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एक विचारक हैं अर्नेस्ट नेस, इन्होंने 1973 में डीप इकोलॉजी जो है इसकी अवधारणा दी थी। गहन पारिस्थितिकी जो है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को नकार कर जैव केंद्रितता का समर्थन करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पर्यावरण से संबंधित, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1973 पुस्तक। इसके लेखक कौन है? तो E.F. शूमाकर ने जो छोटा है वो सुंदर है पुस्तक लिखी है। शूमाकर ने अत्यधिक औद्योगिकरण के स्थान पर मानवीय पैमाने की तकनीकों का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स यानी साझा संपदा की त्रासदी 1968 निबंध किसने लिखा? तो ये गैरेट हार्डन के द्वारा लिखा गया। इसमें दिखाया गया है कि कैसे व्यक्तिगत स्वार्थ साझा प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इकोफेमिनिज्म पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसवा डी इयोबोन के द्वारा 1974 में पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और भारत में वंदना शिवा जो पर्यावरणविद हैं, इनके प्रमुख विचारकों में जो है एक हैं और इनके द्वारा भी पारिस्थितिकी नारीवाद पे बहुत ही बढ़िया विचार पुस्तकें लिखी गई हैं, वंदना शिवा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।